डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दोनों हो गया था क्या? एक बार बताना मुझे, जो भी आए थे ना, है ना, हमने एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पढ़ा था और एक मेटा डायरेक्टिंग पढ़े थे, है ना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन। हमने स्टार्ट किया था बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसका नाम था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन कैटेगरी का, क्योंकि ये सबसे बेसिक रिएक्शन है जो हर टाइप का बेंजीन कंपाउंड देता ही है। कोई और रिएक्शन बेंजीन दे ना दे या उसका कंपाउंड दे ना दे, बट ये वाला रिएक्शन जरूर देता है। बेंजीन मतलब मैं सिर्फ बेंजीन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि इसमें आपका टोल्यूइन भी आ जाएगा, इसमें आपका फिनॉल भी आ जाएगा, इसमें आपका क्लोरोबेंजीन भी आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन भी आ जाएगा। सारे कंपाउंड जितने हमने एलिफेटिक में पढ़े ना, अलग अलग ग्रुप लगा करके, CHO लगा दिए तो एल्डिहाइड बन जाएगा, CO लगा दिए तो कीटोन बन जाएगा, COOH लगा दोगे तो एसिड बन जाएगा। तो जैसे अपन एलिफेटिक के इतने सारे ग्रुप पढ़े हैं, वैसे एरोमेटिक में भी सारे ग्रुप, अमाइन NH2 लगा दोगे तो अमाइन हो जाएगा। ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या, पहले 5 रिएक्शन पढ़े थे इसके। पहला था आपका हेलोजिनेशन, दूसरा था नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन। देखो सबके नाम में लिखा हुआ है कि क्या ऐड होने वाला है। हेलोजिनेशन में हेलोजन ऐड होगा, नाइट्रेशन में नाइट्रो ऐड होगा, सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड होगा, अल्काइलेशन में अल्किल ग्रुप, एसिलेशन में एसिल ग्रुप। अगर बेंजीन के याद करवा रहे हो तो सब में क्या होगा, बेंजीन में एक जगह पर वो वाला ग्रुप लग जाएगा। ये हो गया हेलोजिनेशन, ये हो गया नाइट्रेशन, ये हो गया आपका सल्फोनेशन। अल्किल को अपन क्या बोलते हैं, आर, और एसिल को क्या बोलते हैं, RCO। ये लग जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। करेक्ट। इसका हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी वो था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब अभी तो ये लोग बेंजीन में रिएक्ट किए हैं, बेंजीन का नाइट्रेशन हुआ, बेंजीन का क्लोरीनेशन हुआ, बेंजीन का सल्फोनेशन हुआ, बेंजीन का फ्रिडल-क्राफ्ट और एल्काइलेशन और एसिलेशन हुआ। पर अगर ये रिएक्शन इनमें से किसी में हुआ होता जिसमें पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो आने वाला हैलोजन या आने वाला नाइट्रो, आने वाला सल्फोनिक एसिड, आने वाला अल्किल और आने वाला एसिल कहां जाते, इसी को डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं। और वो कौन डिसाइड करेगा, जो ग्रुप पहले से वहां पे लगा हुआ है। बेंजीन का नाइट्रेशन तो हो गया, पर अगर मैं बोलूं नाइट्रो का नाइट्रेशन करवाओ तो ये ना नाइट्रोबेंजीन, अब इसका कराओ नाइट्रेशन, तो अब नाइट्रो कहां ऐड होने वाला है, दूसरा वाला, वो ये डिसाइड करेगा। समझ रहे हैं क्या? या क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करवाओ, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करवाना है मुझे, तो क्लोरीन डिसाइड करेगा कि वो आने वाला नाइट्रो कहां जाएगा। वो यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा कि यहां पे लगेगा। समझ रहे हैं क्या? इसी को बोलते हैं अपन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अपन ने उसको दो हेडिंग में पढ़ा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को, एक था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरे थे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप का मतलब जैसे हमारे CH3 ग्रुप हो गया, डोनेटिंग है, हैलोजन हो गया, OH हो गया, अमाइन हो गया, ये सब डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करेंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में मजे से घूम के आएगा। कहां कहां घूमेगा वो, पहले ऑर्थो में जाएगा, फिर पैरा में आएगा, फिर वापस ऑर्थो में जाएगा। देयर बाय एक्टिवेट कर रहा है वो 3 पोजीशंस को। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहीं पे तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है वो, तो इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा, तभी तो वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके बेंजीन रिंग को 3 जगह पर एक्टिवेट करता है, और उन 3 जगहों का नाम है ऑर्थो एंड पैरा। 2 ऑर्थो 1 पैरा है, तो 3 जगह होंगी ना टोटल। तो अब आपका आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों जगह पे जाकर अटैक कर सकता है। जहां उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेगा वो वहीं जाएगा, और अभी उसको इलेक्ट्रॉन कहां कहां ज्यादा दिख रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। इसमें अपने बात की थी कि पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो पैरा दोनों बनेगा, बट मेजर कौन होता है, पैरा, क्योंकि दूर है, ऑर्थो में दोनों पास पास में रहेंगे। ऑर्थो मतलब जस्ट नेबर होता है ना, 1,2, ऑर्थो मतलब क्या है 1,2, और पैरा मतलब क्या है 1,4। ठीक है, 1,2 मतलब ऑर्थो होता है, 1,4 मतलब पैरा होता है, और 1,3 मतलब मेटा। अरे 1 मतलब जहां ये लगा, आप उसको 1 पोजीशन दोगे ना, ये 1 हो गया, तो अगर यहाँ पे कोई लगा होगा तो 2 हो जाएगा वो पोजीशन। तो ऑर्थो वाले को अपन IUPAC में क्या बोलेंगे, 1,2।
आईयूपीएसी में कभी भी ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड नहीं लगाएंगे, सुन रहे हैं क्या? ऑर्थो मेटा पैरा किस में लगता है? कॉमन नेम में। ऑर्थो की जगह अपन 1,2 लिख देंगे तो वो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। 1,3 मेटा होता है और 1,4 पैरा होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यह होगा आपकी बात ईडीजी की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपका NO2 हो गया, CHO हो गया, कीटोन वाला ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ये सब क्या करने वाले हैं? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिससे बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये वही 3 पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन अभी ज्यादा था, ऑर्थो एंड पैरा। तो बची क्या अब उसके पास? मेटा। अगर ये वाले ग्रुप पहले से लगे होंगे, लेट से ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और यहां आया क्लोरीन ऐड होने के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा, तो वो यहां जाना चाह रहा है मान लो, यहाँ क्या है ना, पहले से एक पॉजिटिव चार्ज है, ये जैसे इसके पास पहुंचेगा ना ये उसको रिपेल कर देगा। फिर चलो यहाँ जाता हूँ, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उसको, यहाँ से भी उसको रिपल्शन मिलेगा, यहाँ दोनों जगह तीनों जगह उसका इंसल्ट हो रहा है, तो वो नहीं जाएगा वहां पे, तो कहाँ जाएगा? मेटा पे। समझ गए क्या? तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये हमारे 2 टाइप के ग्रुप होगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ पहले से जो ग्रुप लगा उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट। लास्ट वही नाइट्रो का वो बनाए थे ना बस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वहां पे आपको 3 स्ट्रक्चर में क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। कुछ लिखे थे उसके बारे में? सिर्फ स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिए थे ना? और ऑर्थो में कुछ लाइन लिखे थे स्ट्रक्चर बनाने के बाद? क्या लिखे थे? ऑर्थो के बाद कुछ लाइन लिखे होंगे ना उनके सारे ग्रुप वो बनाने के बाद, उनका ऑर्डर भी लिखे थे अपन। ये क्या ऑर्डर? हाँ लिखेंगे, चलो इसको इसको लिखते हैं। सिंस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, सिंस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, सिंस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, अपन किसका लिखे थे? CHO का लिखे थे कि नाइट्रो का लिखे थे? नाइट्रो का लिखे थे ना। Since meta directing group decreases the electron density, since meta directing groups decreases the electron density in the benzene ring, since meta directing groups decreases the electron density in the benzene ring, comma, therefore the ring gets deactivated, therefore the ring gets deactivated, therefore the ring gets deactivated the ring gets deactivated at ortho and para positions, at ortho and para positions, at ortho and para positions, at ortho and para positions. Full stop. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेंगे, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस। ये देखो इनके पास तो सिंगल डबल बॉन्ड दोनों है ना, ये सब्स्टिट्यूशन ही क्यों शो करेंगे, एडिशन भी शो कर सकते हैं। तो लिखेंगे हाइफन डाल के, under drastic conditions, under drastic conditions, under drastic conditions, benzene undergo addition reactions. ड्रास्टिक कंडीशन मतलब वही हाई टेम्परेचर प्रेशर दोगे तब ये रिएक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि प्योर
डबल बॉन्ड नहीं है ना इसके पास, सुन रहे हैं क्या? एल्कीन और अल्काइन के पास प्योर डबल और ट्रिपल थी, तो वो आसानी से एडिशन कर पाए, बट यहाँ पे वो प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इजीली एडिशन रिएक्शन नहीं कर पाएंगे जैसे एल्कीन और अल्काइन करते हैं। अल्कीन और अल्काइन विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, एल्केन थोड़ी ना करते एडिशन रिएक्शन, एल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन अल्काइन अंडरगो एडिशन, क्योंकि वो प्योर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, बट ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, दे हैव अ पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आल्सो, ठीक है। इसलिए अंडर ड्रास्टिक कंडीशन बेंजीन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, benzene undergo addition reactions of alkenes and alkynes, of alkenes and alkynes, of alkenes and alkynes। रिएक्शन लिखो, दो एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लिखना, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड कराते थे ना, एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड कराने से एल्केन मिलता था, अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड कराने से एल्कीन और फिर अल्केन। तो वैसे यहां क्या मिलेगा, सोच के देखो, अगर आपने इस बेंजीन में विच इज C6H6 इसमें हाइड्रोजन ऐड करा दिए तो क्या आएगा कंपाउंड? एक डबल बॉन्ड की सारे डबल बॉन्ड? सारे हटेंगे ना, H यहां भी ऐड होगा, यहां भी ऐड होगा, खत्म। H यहां भी ऐड हुआ, यहां भी, हाँ एग्जैक्टली, क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। हाँ लिखो इसमें, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन लिखे, एडिशन ऑफ सीधा रिएक्शन लिख लो, बना लो बेंजीन, बेंजीन प्लस 3H2, इसके प्रेजेंस में करते थे रिएक्शन, याद है? हाँ एग्जैक्टली, फाइनली डिवाइडेड निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, ठीक है, यहां ऊपर लिखे ना फिर, निकल और प्लैटिनम या पैलेडियम, फाइनली डिवाइडेड। टेम्परेचर नीचे लिख रहा हूं 473 से 523 केल्विन, इसी को बोल रहे ड्रास्टिक कंडीशन। 200 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, कंपाउंड वही बनेगा साइक्लोहेक्सेन, अलग है ना वो, सेम मत सोचना कि सर ये तो सेम ही है, ये बेंजीन है और ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। डन। एक और एग्जांपल लिखो, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अगेन ले लो बेंजीन रिंग, सीधा रिएक्शन लिखते हैं, बेंजीन रिंग लिए, लो बेंजीन रिंग ले लिए, प्लस 3Cl2 जैसे अभी किए, 3Cl2, और एरो पे, हाँ 6 जगह क्लोरीन लगने वाला है, एरो पे लिखो, एरो पे HNu 500 केल्विन, HNu मतलब सनलाइट, HNu 500 केल्विन। देखो अब अगर यही यहाँ पे अगर आपने AlCl3 लिया होता ना, सुनो इधर, अगर आपने AlCl3 लिया होता तो ये इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन हो जाता, क्लोरोबेंजीन बन जाता, जो कि ये ना हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्रेडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड एसिलेशन। तो यहाँ पे अपन ने अभी सनलाइट लिया है तो ये एडिशन रिएक्शन होगा। अगर आपने कोई हेलोजन कैरियर लिया होता AlCl3 या FeBr3, FeCl3, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता। अपन ने तो मैकेनिज्म भी लिखा है उसका, ठीक है। हाँ चलिए रिएक्शन करवा दो, सब जगह Cl लगा दो, सब जगह Cl, डबल बॉन्ड हटा देना सारे, और नाम लिखना इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, शॉर्ट फॉर्म में BHC बोलते हैं इसको, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन, इसका क्या कॉमन नेम? कॉमन नेम हाँ गैमेक्सिन, हाँ BHC शॉर्ट फॉर्म में, GAMMEXANE, गैमेक्सिन।
लिख लो। कॉमन नेम इज गैमेक्सिन, GAMMEXANE, गैमेक्सिन कॉमन नेम है इसका, गैमेक्सिन जो भी आपने बनाया है BH से। ठीक है, चलिए लास्ट कैटेगरी रिएक्शन का, हाँ लास्ट कैटेगरी रिएक्शन की लिखेंगे ऑक्सीडेशन, थर्ड रिएक्शन ना, इसका एग्जांपल थर्ड नहीं है, कैटेगरी है ना। फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड कैटेगरी जो अभी जस्ट पढ़े वो था एडिशन रिएक्शन, एंड द लास्ट कैटेगरी जो थर्ड पढ़ने वाले वो है ऑक्सीडेशन। O3 वो ऑक्सीडेशन में आएगा ओजोन के साथ। ऑक्सीडेशन, हाँ लिखिए, uncontrolled oxidation with air, uncontrolled oxidation with air, uncontrolled oxidation with air produces CO2 and H2O, ये तो हर में होता है, produces CO2 and H2O। तो स्टॉप, द प्रोसेस इज नोन एज कंबशन, कंबशन बोलते हैं इसको अपन, द प्रोसेस इज नोन एज कंबशन। ठीक है, और जब भी कोई, याद रखना, जब भी कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड का बर्निंग होता है तो इट प्रोड्यूसेस अ येलो सूटी फ्लेम, येलो सूटी फ्लेम। जबकि सैचुरेटेड वाले जो होते हैं ना उनका होता है क्लीन ब्लू फ्लेम, क्लीन ब्लू फ्लेम, और ये होता है येलो सूटी फ्लेम, अनसैचुरेटेड टाइप की। ठीक है, सूटी मतलब सूट बनेगा, ब्लैक कलर का सब्सटेंस जिससे आप लोग ये शू पॉलिश वगैरह बनता है। ठीक है, ओके, चलिए एक रिएक्शन लिख लो नीचे, C6H6 plus O2 gives CO2 plus H2O, plus O2 gives you CO2 plus H2O। बैलेंस करो तो, किए गया, ये 6 कारण यहाँ पे 6 लगाए, फिर तो कार्बन तो 6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ 3 लगाए, 6 हो गया, बट ऑप्शन बढ़ के 12 दिन 15 हो गया, 15/2। ठीक है, बस। और अगर आप इसको नॉर्मल लिखना चाहोगे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2C6H6 प्लस 15O2 प्लस 12CO2 प्लस 6H2। 1 मोल क्लियर करोगे तो सही है। ठीक है, और हमको पता है ना प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ये तो अपन थियोरेटिकली पेपर में लिख दिए 1/2 या 15/2 मॉलिक्यूल, 7.5 मॉलिक्यूल थोड़ी ना होता है, या तो 7 मॉलिक्यूल होगा तो 8 मॉलिक्यूल होगा, 7.5 नाम का कोई चीज नहीं होता। ठीक है, हो गया, ये आपका अनकंट्रोल्ड था। कंट्रोल करने के अपन कोई एजेंट लेंगे तो एसिड बनेगा, है ना, जैसे बेंजीन, जैसे हमारे एल्केन्स भी अल्टीमेटली एसिड में कन्वर्ट होते हैं ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। ठीक है, नीचे लिखेंगे ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ये अपन पहले भी यूज किए। इसके ऐसा एक और कौन था, K2Cr2O7, एक KMnO4 एंड एक K2Cr2O7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया आप लोग को, है ना। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, एंड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ, ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रैकेट में KMnO4 भी लिखे ना, ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रैकेट में लिखो
बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स, BAEYER', बेयर्स रिएजेंट, oxidation with potassium permanganate, Bayer's reagent. ऑक्सीडेशन विद क्या लिखे, पोटेशियम और मैग्नेट ब्रैकेट में, हाँ बेस हाइफन के लिखो, विथ हॉट KMNO4, विथ हॉट KMNO4, बेंजीन, बेंजीन, हायर बेंजीन इतना, हायर बेंजीन, हायर बेंजीन्स oxidizes to, oxidizes to, higher benzene oxidizes to, क्या, नहीं, oxidizes to a carboxyl group, carboxyl group, ब्रैकेट में COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH। देखो एक रिएक्शन नीचे, टोल्यूइन ले लो, टोल्यूइन क्या होता है, टोल्यूइन, हाँ बेंजीन रिंग में CH3 लगा, मिथिल बेंजीन ही बोल सकते हो इसको, मिथिल बेंजीन, कॉमन नेम इज टोल्यूइन, बट IUPAC ने इस कॉमन नेम को भी IUPAC मान लिया है ना, तो टोल्यूइन, हाँ प्लस, हाँ KMNO4, एल्कलाइन KMNO4 लेते हो, इसका पहले एल्कली लिया है KOH, और टेम्परेचर है अपन लिखे ना एट हाई टेम्परेचर हॉट 373, तो 383 केल्विन, तो बनेगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये कितना भी बड़ा चेन रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट हमेशा यही मिलेगा, मतलब अगर यहाँ पे मिथिल की जगह अगर इथिल भी होता ना, तो भी यही मिलता, बेंजोइक एसिड। लिखो उसका भी एक रिएक्शन, इथिल लगा दो इसकी जगह, मिथिल की जगह क्या लगा दोगे, इथिल, इथिल क्या हो जाएगा आपका CH2CH3, ठीक है, CH2CH3, हाँ इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, क्या है ये, नेसेंट ऑक्सीजन, जो बहुत रिएक्टिव होता है तभी तो ये जाकर के अटैक कर रहा है, ठीक है। रिएजेंट सेम, प्रोडक्ट भी सेम, बस साथ में जो एक कार्बन और निकला है ना, उसका कार्बन डाइऑक्साइड बना देना बस, बाकी दोनों चीजें सेम रहेगी, समझे क्या। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन चेन, कि कितना बड़ा कार्बन चेन लगा है बेंजीन के ऊपर, हर बारी प्रोडक्ट आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट सेकंड डाला, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई ना। दो टॉपिक अपने बीच में छोड़े थे, वो एक था आपका इसका स्ट्रक्चर, और एक थी एरोमेटिसिटी का वो रूल, हक्कल रूल, लिखेंगे हेडिंग डालना, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, AROMATICI TICI, एरोमेटिसिटी, ब्रैकेट में लिखना हक्कल्स रूल, हक्कल HUCKEL, हक्कल रूल, एरोमेटिसिटी, हक्कल रूल। एक्चुअली क्या है ना, सिर्फ बेंजीन वाले कंपाउंड्स को ही हम एरोमेटिक नहीं बोल सकते, अपने पढ़ा कि एरोमेटिक दो टाइप के होते हैं, एक बेंजीनॉइड और एक नॉन बेंजीनॉइड, मतलब जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं है वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि देखो पहले ऐसे ही होता था कि जिनका एरोमा है उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते थे,
बट आजकल ऐसा होगा कि जिसके पास बेंजीन रिंग है वो तो एरोमेटिक है ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास एरोमेटिक नहीं है वो एरोमेटिक, यानी जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं है वो एरोमेटिक नहीं है। समझ रहे हैं क्या? तो उसके लिए कुछ रूल्स थे जो हक्कल ने दिए थे, 3 रूल थे या 3 कंडीशन थी समझ लो, कि वो तीनों कंडीशन जो भी कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा होगा उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे, भले उसके पास बेंजीन रिंग नहीं हो, बट इट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशंस। बेंजीन रिंग है तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये एरोमेटिक है, और अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो फिर कुछ कंडीशन होनी चाहिए ना जिससे अपन पहचाने क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे इसके लिए हक्कल रूल। हाँ लिखेंगे हाइफन डाल के, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, the necessary and sufficient conditions, the necessary and sufficient conditions for a molecule to be aromatic are, for a molecule to be aromatic are, the necessary and sufficient conditions for a molecule to be aromatic are, condition number 1 लिखना, first लिखो, it should have a single cyclic cloud, it should have a single cyclic cloud, single cyclic cloud, single cyclic cloud of delocalized pi electrons, delocalized pi electrons, delocalized pi electrons above and below the plane of the molecule, above and below the plane of the molecule. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, it should have a cyclic, single cyclic cloud of delocalized pi electrons above and below the plane of the molecule. जैसे अपन ने बात की थी स्ट्रक्चर की बेंजीन के, याद रखिएगा बेंजीन में क्या था, 6 बेंजीन आपके प्लेन में थे, हेक्सागोनल प्लेन बना रहे थे, और उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर था ऐसे और एक नीचे था। कैसे ऊपर नीचे था, मैंने आपको ऐसा बना के दिखाया था ना, कि अगर ये आपका बेंजीन रिंग है तो हर एक कार्बन में एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है जो अपने नेबरिंग के साथ क्या बनाने वाला है, ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, राइट। तो आपको दिखेगा कि ऊपर भी एक क्लाउड है, देखो ये रहा ऊपर का क्लाउड और ये नीचे का क्लाउड है, नीचे भी बना ना, ऊपर भी एक आपका जो भी डंबल शेप होता है उसमें ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जब ये क्लाउड बनेगा तो ऊपर भी एक बनेगा और नीचे भी बनेगा, बीच में क्या है हमारी हेक्सागोनल रिंग, खाली नहीं है भाई, बीच में तो मेन है ना आपका हेक्सागोनल रिंग, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो भी कंपाउंड हो उसके पास एक सिंगल साइक्लिक रिंग हो और उसके ऊपर और उसके नीचे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, चलिए सेकंड लिखेंगे, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, इट शुड बी प्लेनार, इट शुड बी प्लेनार, इट शुड बी प्लेनार। हाँ मतलब वही sp2 ऑर्बिटल, तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो उसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनार होता है ना, तो इट शुड बी प्लेनार। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट शुड कंटेन, इट शुड कंटेन, इट शुड कंटेन 4n+2, ये सबसे इजी तरीका है देखने का, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स where n is equals to 0, 1, 2, 3 etc. 4n+2 pi electrons, 4n+2 pi electrons where n is equals to 0, 1, 2, 3। अगर अपन बेंजीन रिंग की बात करें कि इसको अपन एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं, उसके पास देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई वाले 6, जितनी डबल बॉन्ड उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितनी डबल बॉन्ड है, 3 है,
तो हर एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन टोटल 6। तो कौन से n की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ये वाला 1। आप n के लिए 1 रखो ना, आ रहा है 6, यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके एरोमेटिक कंपाउंड के पास, 0 रखने पर 2, 0 रखने पर 2, 1 रखने पर 6, 2 रखने पर 10। ये अगर इतने इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इस रूल को फॉलो करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इससे उसी तो गिने, अरे तो उससे सेटिस्फाई होना चाहिए ना। यहां बेंजीन रिंग में दिख रहा है हमको, कोई और अगर ऐसी मान लो कोई स्क्वायर रिंग होगी, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 और 2 4, 4 कभी आ रहा है क्या? n की किसी भी वैल्यू पर, n की किसी भी वैल्यू पर 4n+2 का आंसर 4 नहीं आएगा, यानी कि ये थर्ड रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और तीनों रूल फॉलो होने चाहिए, सुन रहे हैं क्या? ये तीनों क्या है, नेसेसरी भी और सफिशिएंट कंडीशन भी है। नेसेसरी ऐसा नहीं और वाला नहीं कि एक को भी फॉलो करेगा तो हम एरोमेटिक मान लेंगे। इट शुड फॉलो, हाँ, एंड है वो तीनों जगह, तीनों कंडीशंस में क्या है, एंड है, कि ये कंडीशन भी होनी चाहिए, सेकंड भी होनी चाहिए और थर्ड भी होनी चाहिए। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी होना चाहिए रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का, जैसे हमारा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन पूरा घूमता है ना, चक्कर लगाता है पूरा, इसे तो अपन बीच में सर्कल बना देते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब प्लेन आपका कंपाउंड प्लेनार होगा। तो पहली दो कंडीशन तो एक जैसी है कि कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है, साइक्लिक रिंग बन रही है, और वो इसलिए हो पा रहा है बिकॉज कंपाउंड आपका प्लेनार है। एक ही प्लेन में होगा तो रिंग बना पाएगा ना, कुछ कुछ आपके एटम्स इधर है, कुछ अगर स्पेस में होंगे तो कैसे रिंग बनाएगा? तो उस टाइप के कंपाउंड को अपन पहली दो कैटेगरी के हिसाब से डिस्कार्ड कर देंगे कि एरोमेटिक नहीं हो सकता, ये नॉन प्लेनार है, या इसमें कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो एक साइक्लिक रिंग नहीं बन रही है। और सबसे आसान तरीका यही वाला होता है 4n, क्योंकि आपको दिखता है ना कंपाउंड, आपको दिख जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है पाई वाले, जितनी डबल बॉन्ड इंटू 2 कर देना। जैसे यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड थी तो इंटू 2 कर दिया तो 6 हुआ, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो इंटू 2 कर दिया तो 4 हो गया। तो 4 आपके किसी भी n के वैल्यू पर 4 नहीं आता, n के वैल्यू 0 रखने पर 2 आता है। तो जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भले इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। ये आपका 6 वाला कर रहा है हमारा बेंजीन रिंग, ऐसे ही 10 वाला करेगा। फिर और क्या हो सकता है, n का वैल्यू 4 डालेंगे तो 3 पे कितना आएगा, 14। अगर ये सब इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास तो वो थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं क्लियर? क्या लिखे, इट शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वेयर n = 0 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, नीचे नीचे लाइन में लिखेंगे, अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन, अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन, a molecule which does not satisfy any one or more of the above conditions, any one or more of the above conditions is said to be non-aromatic, is said to be non-aromatic, is said to be non-aromatic. ठीक है, तो ऊपर के तीनों को अपन समराइज कैसे करते हैं, नीचे लाइन में लिखना, एनी प्लेनार साइक्लिक सिस्टम, एनी प्लेनार साइक्लिक सिस्टम, any planar cyclic system, any planar cyclic system containing any planar cyclic system containing 2, 6, 10, 14, 18 एक्सेट्रा। वही n = 0 पे 2 आएगा, 1 पे 6 आएगा, 2 पे 10 आएगा, 3 पे 14 एंड 4 पे 18, 18 एक्सेट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स and having a single cyclic pi electron cloud, and having a single cyclic pi electron cloud, pi electron cloud, and encompassing pi electron cloud encompassing EN COM PASSING, encompassing मतलब
सारे कार्बन एक साथ उस क्लाउड में कवर कर रहे हैं। जैसे भी अपन ने इसमें देखा ना कि ऊपर का क्लाउड और नीचे का क्लाउड जब अपन बनाए थे तो सारे कार्बन कवर हो रहे हैं, साइक्लिक रिंग बन रही है, encompassing all the carbon atoms in the ring, encompassing all the carbon atoms in the ring is aromatic, is aromatic, is aromatic, is aromatic। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखते हैं नीचे, लिखेंगे। कुछ एग्जांपल लिखो, फिर अपन डिस्कस करते हैं कौन इनमें से एरोमेटिक है, कौन नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन सी कंडीशन वो सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है। हम्म, किसी में भी बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग तो देख के समझ जाओगे ना कि हाँ ये एरोमेटिक है। तो यहाँ का रूल आया क्यों है कि जिसमें बेंजीन नहीं है उसको भी तो पहचानना पड़ेगा ना कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। बना लिए सारे स्ट्रक्चर। इनमें से किस किस के बारे में क्या बोल पाओगे? पहले तो आप लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है। क्या क्या कितने कितने होने चाहिए? 2, 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन, है ना। हो गया। इन दोनों को बताना क्या होगा इन दोनों में। ऊपर वाला क्यों नहीं है? नीचे वाले के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये भी तो अगले बार आगे इलेक्ट्रॉन वो बनेगा ना। वो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो डीलोकलाइज कंडीशन पे उसका डायग्राम दिया हुआ है, वो घूम रहा है। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर 2। तो ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है। बाकी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है तो प्लेनार होगा। ठीक है। तो इसके नीचे लिखे ना एरोमेटिक, और ये आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक है। ये दोनों एक जैसे है ना, इन दोनों का बताइए। हाँ, ऊपर वाला अगेन वहां पे 6 हो जाएंगे ना। तो ये आपका एरोमेटिक है और ये आपका नॉन एरोमेटिक।
इसके बारे में क्या बोलोगे? ये वाला जो है, ये तो 8 दिख ही रहे ना, ये तो खत्म हो गया, नॉन एरोमेटिक है। ये दोनों भी नहीं है ना? कौन सा? ये दोनों एच वाला? ये तो नहीं है क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये भी लिख ही दो, नॉन एरोमेटिक। इसमें कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो पाएगा? देखो एक बार, अगर आपने इसको यहां भेजा, ये यहां आया होगा तब ये यहां गया होगा, और ये यहां आया होगा तब ये यहां गया होगा, राइट? उसके बाद क्या? यहां तो पहुंच ही नहीं पा रहा। देखो इसमें अपन, जैसे अपन बेंजीन में सर्कल क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो पूरा चक्कर लगाता है, तो यहाँ पे अपन पता कैसे दिखाएंगे, ऐसा, उधर नहीं जा रहा है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना अपन, वो ये बता रहा है कि कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो वो भी नॉन एरोमेटिक है। तो उसका रीजन लिख लो आप लोग यहाँ पे, यही वाले में, ये भी नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक ही लिखना, इसका रीजन लिखो ब्रैकेट में ही नीचे। अरे आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट्स नॉट द ओनली कंडीशन ना। मैंने इजी इसलिए बोला था वो कंडीशन चेक करना, कि जैसे इसमें आप वो कंडीशन चेक कर लो, बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, 8 तो कभी आएगा ही नहीं, है ना? चलिए तो लिखना इसमें नीचे, लिख देना नॉन एरोमेटिक, है ना, हाइफन डाल के लिखना। it has 6 pi electrons, it has 6 pi electrons, but are not spreaded over the entire ring, but are not spreaded over the entire ring, but are not spreaded over the entire ring, ठीक है, are not spreaded over the entire ring, that is it is non planar। प्लेनार होता तो रिंग में जाता, वो एक ही प्लेन में घूमता रहता, दैट इज इट इज नॉन प्लेनार, दैट इज इट इज नॉन प्लेनार, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में अपन वो डायग्राम वगैरह भी बना लेते हैं, नीचे लिखेंगे, लास्ट लास्ट सेटिंग रहेगा चैप्टर का। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्पाइफेनॉल के लिखना। द फर्स्ट इनसाइट, द फर्स्ट इनसाइट, INSIGHT, मतलब पहला जो जिसने स्टडी किया था बेंजीन के स्ट्रक्चर को, द फर्स्ट इनसाइट into the structure of benzene, the first insight into the structure of benzene was given by, the first insight into the structure of benzene was given by, was given by, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुल, बट स्ट्रक्चर को केकुल के नाम से जानते हैं, केकुल स्ट्रक्चर, ठीक है, लिख लो, लिख लो पूरा नाम लिख लो, was given by फ्रेडरिक, एफ, फ्राइड, फ्राइड राइस होता ना, फ्राइड, फ्राइड तो लिखो पहले, फ्राइड, और वो बहुत अमीर था तो फ्राइड रिच, फ्रेडरिक, RICH, ठीक है क्या, FRIED फ्रेडरिक, ये पूरा एक ही वर्ड है ना, पर फ्राइड राइस, फ्राइड रिच, हो गया ये। फिर अगस्त तो पता है ना, जुलाई अगस्त वाला, अगस्त में पैदा हुआ होगा शायद, फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुल, KEKULE, तो इसलिए ना इनके नाम से केकुल स्ट्रक्चर फेमस हुआ था, कि बेंजीन का केकुल स्ट्रक्चर, हाँ, केकुल हो गया। वो कितना बेशरम उनका, मतलब इतने बार हार्दिक सर से डांट खाए हो तीनों जन, उसके बाद भी सुधरते नहीं हो। स्टॉप, हाँ, he proposed that, he proposed that, he proposed that the 6 carbon atoms of benzene are
the 6 carbon atom of benzene are the 6 carbon atom of benzene are joined to each other. The 6 carbon atoms of benzene are joined to each other by alternate single and double bonds. Alternate single and double bonds to form a hexagonal ring. Alternate single and double bonds to form a hexagonal ring. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं. But X-ray diffraction studies have shown that diffraction studies, जो किसी भी कंपाउंड का अगर अपन को स्ट्रक्चर समझना तो अपन एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्टडी से ही उसका स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं. जैसे जब हम रेजोनेंस भी पढ़ रहे थे तो ओजोन का स्ट्रक्चर एक्चुअली में ये होता है या फिर ये वाला. आइदर ऑफ द वन इज डबल बॉन्ड एंड द अदर इज सिंगल बॉन्ड. जब एक्सरे स्टडी से पता चला कि इसका जो स्ट्रक्चर था ना वो मतलब ये दोनों बॉन्ड की लेंथ सेम आ रही थी. अपन यही तो पढ़े थे रेजोनेंस में कि रेजोनेंस बेसिकली हम कब यूज करते हैं जब एक अकेला स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की या उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है. मतलब इसकी प्रॉपर्टी में अपन एक पॉइंट ऐसा लिखेंगे कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है, जबकि सिंगल बॉन्ड तो लेंथ वाइज बड़ी होती है, डबल बॉन्ड लेंथ वाइज छोटी होती है, ट्रिपल बॉन्ड और लेंथ वाइज छोटी होती है. बट फिर ये दोनों लेंथ वाइज सेम कैसे हो गई? देखिए इन लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं. मतलब कभी जो डबल है वो सिंगल भी हो सकती है, जो सिंगल है वो डबल भी होती है. इसलिए दोनों का क्या हो जाता है एवरेज. ना सिंगल बॉन्ड उतनी बड़ी है जो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड होती है. मतलब आप सोचिए एच और एच की जो सिंगल बॉन्ड होगी वो बड़ी होगी, ओ और ओ की जो सिंगल बॉन्ड है वो छोटी होगी, जबकि है दोनों सिंगल बॉन्ड. बट रीजन क्या है उसका कि यहाँ पर वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है. और वही डबल बॉन्ड ओ और ओ की यहाँ पर छोटी होगी, वही हम जो ओ और ओ की सिर्फ सिंपल डबल बॉन्ड बनाते हैं ये बड़ी होगी. समझ रहे हैं क्या? मतलब ये ना अपने नॉर्मल डबल बॉन्ड से क्या होगी ये बड़ी, और ये अपने नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से छोटी. तो दोनों का एवरेज बॉन्ड लेंथ होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का. तो ये हम तभी बता पाएंगे जब हम दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि हाँ ये कभी कभार ऐसा भी होता है. समझ रहे हैं ना? ठीक है. तो यही चीज बेंजीन में भी है. अगर आप सोचिए कि बेंजीन में भी अगर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होती तो डबल बॉन्ड छोटी सिंगल बॉन्ड बड़ी, तो ये सिमेट्रिकल नहीं बन पाता. जबकि एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्टडी ये बोलता है कि जो स्ट्रक्चर बेंजीन का है वो सिमेट्रिकल है, एक रेगुलर हेक्सागन बन रहा है. रेगुलर हेक्सागन का मतलब कि सारे साइड्स का लेंथ सेम है, इक्वल है. और वो पॉसिबल कैसे है जब अगर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहा है. ठीक है, तो ये अपन लिख रहे हैं बट एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्टडीज have shown that the structure of benzene is a regular hexagon. Have shown that the structure of benzene is a regular hexagon with an angle of 120 degree, with an angle of 120 degree, with an angle of 120 degree, and all the carbon-carbon bond lengths, and all the carbon-carbon bond lengths are equal. That is 139 pm. ठीक है, 139 pm. pm मतलब पिकोमीटर. ठीक है, जो कि आपके सिंगल सिंगल बॉन्ड लेंथ 154 एंड 134 डबल डबल बॉन्ड लेंथ के बीच में है. एग्जैक्टली एवरेज नहीं है बट लाइज बिटवीन द टू. ठीक है, ओके. हाँ, इसका डायग्राम बना ये वाला प्लेनार स्ट्रक्चर वाला.
कि ये आपका एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, और यहां बन रही है आपकी सिग्मा बॉन्ड्स, वही दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दिखाएंगे, है ना। और इनके पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स, जो अपने नेबरिंग वाले के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, और ये बन जाएगी पाई बॉन्ड्स। बाकी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ऐसे ही बनाते हैं। अगर ये आपका एक स्ट्रक्चर है, दिस वन, तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, जाके हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, जहां पे ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगी, ये वाली इधर और ये वाली इधर, जहां पे फिर ये करने पर आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अपन कैसे बना सकते हैं, बीच में सर्कल देकर, ठीक है। वो दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हुए हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये उनका रेजोनेटिंग या रेजोनेंस हाइब्रिड। बुक मैं बाहर कर दूंगा, लास्ट वन, तीनों को बाहर और कल तीनों के पेरेंट्स को बुलाओ। बुक निकालिए, बुक रखें, वॉल्यूम 2। कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसके, चैप्टर तो हो गया अपना, नेक्स्ट क्लास से इक्विलिब्रियम चालू करूंगा, ठीक है। और अभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, निकालो बुक। नहीं है बुक तो क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, अपन वो करते हैं, है ना। प्लीज 8 to 10 क्वेश्चंस करते हैं। हो गया। हाँ रखें जो बुक विवेकी, इधर किसी के पास नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर करेंगे। देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सुनना है ना। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो याद करेंगे अपन कि अपन ने एल्केन का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे CH4Cl2 के साथ ऐड कराए थे सनलाइट के प्रेजेंस में। तो आपको पहला मिला था CH3Cl, फिर और एक सब्स्टिट्यूट हुआ था, फिर एक और एक सब्स्टिट्यूट हुआ था, फिर एक बचा हुआ भी हट गया था। याद है रिएक्शन, इसका अपन ने 3 स्टेप भी लिखा था। पहला था चेन इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप था चेन प्रोपगेशन, कॉपी तो होगी ना, कॉपी में पीछे तो देख सकते हैं निकाल करके, एल्केन की प्रॉपर्टी में जाइए जल्दी। एंड थर्ड था चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। हमने प्रोडक्ट्स तो यही लिखे ना बस, कि यही सब बनेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में इथेन कैसे बनेगा, हाउ यू विल अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन इन द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। क्वेश्चन समझे, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, मीथेन का क्लोरिनेशन। मिला आपको रिएक्शन, कितने लोग को मिले अपनी कॉपी में ये मैकेनिज्म पूरा वाला, उसमें कहीं इथेन बना हुआ है, कहीं बना है इथेन, देखो टर्मिनेशन में जाओ, टर्मिनेशन में, टर्मिनेशन में कहीं इथेन बना है, अब तक है। ये तो प्रोपगेशन है, टर्मिनेशन कहाँ है बताओ, इनिशिएशन प्रोपगेशन, टर्मिनेशन छोड़ दिया है। ये तो है भाई,
लिखे उल्टा सीधा हो कुछ भी। ये चेन इनिशिएशन हुआ स्टेप 1, ये प्रोपगेशन हुआ स्टेप 2, फिर ये वापस से स्टेप 2 क्यों लिखियो, ये स्टेप 3 होगा ना। ये तो है चेन टर्मिनेशन। देखो या तो आप ये तो बनाए चेन, देखो मिला क्या। चेन टर्मिनेशन में पहला रिएक्शन ही अपन ये लिखे हैं शायद, CH3 का फ्री रेडिकल, जब CH3 के फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, इथेन। अब प्रोपगेशन को ध्यान से देखना, हर प्रोपगेशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट फ्री रेडिकल है, एक प्रोडक्ट फ्री रेडिकल है, तभी वो रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। देखो कैसे, CH4 के पास आकर ये रेडिकल इनिशिएशन में क्या करते थे अपन, Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में 2Cl बना फ्री रेडिकल, फिर यही फ्री रेडिकल आकर के अटैक करता था मीथेन के ऊपर, तो बनाता था एक नया रेडिकल और HCl बाहर। फिर ये रेडिकल अगले स्टेप में कंपाउंड बनाएगा और साथ में एक रेडिकल और निकालेगा। तो हर स्टेप में देखो एक रेडिकल रिएक्टेंट भी है और एक प्रोडक्ट भी रेडिकल बन रहा है हर रिएक्शन में इन द प्रोपगेशन स्टेप। तभी रिएक्शन प्रोपगेट होता जा रहा है, क्योंकि हर रिएक्शन के बाद ना एक नया रेडिकल जनरेट हो रहा है और वो रेडिकल रिएक्टिव होते हैं, वो जाकर अटैक करेगा ही करेगा। तो ये रिएक्शन चलता रहेगा जब तक कि रेडिकल्स खत्म नहीं हो जाते। टर्मिनेशन में अपन ने ये बोला था कि मान लो ये जो फ्री रेडिकल यहां बना है, ये अपने ही फ्री रेडिकल के साथ अगर अटैक करेगा तो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और बनेगा क्या, इथेन। समझे क्या। तो आपको क्या दिखाना है इस रिएक्शन में, इनिशिएशन दिखाओगे, प्रोपगेशन के ये 2 स्टेप दिखाओगे और टर्मिनेशन में सीधा यही लिखोगे कि अगर ये मिथिल रेडिकल के साथ ही अटैक किया, कंबाइन किया, तो इथेन बन सकता है, इथेन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि इथेन नहीं बन सकता, कब बनेगा, बट उसके लिए एक कंडीशन है कि दोनों मिथिल रेडिकल को आपस में आकर के रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये बनेगा, और अगर मान लो कि ये इस मिथिल फ्री रेडिकल को क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल गया, रिएक्शन मिक्सचर में कोई भी किसी का भी कोलिजन कर सकता है ना, तो आपका फिर क्लोरोमीथेन बनेगा, तब भी रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। मैं क्लियर, से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो ऐसे करके आपका, और अगर मान लो इसको नहीं मिला फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ अटैक कर दिया, तब तो फिर ये प्रोपगेट होगा। क्या होगा, ये प्रोपगेट, क्योंकि उसने फिर से एक रेडिकल बना दिया। तो रेडिकल जब आपस में मिलेंगे ना, तभी रिएक्शन टर्मिनेट होता है, अदरवाइज वो बढ़ता ही आगे, क्योंकि उस रिएक्शन ने एक और रेडिकल को जन्म दिया है। अब ये रेडिकल फिर अगले स्टेप में जाकर के किसी और मॉलिक्यूल को अटैक करेगा। रेडिकल अटैकिंग मॉलिक्यूल मेकिंग अ न्यू मॉलिक्यूल एंड अ न्यू रेडिकल। तो प्रोपगेशन चलता ही रहेगा। बट व्हेन अ रेडिकल अटैक्स अ रेडिकल, इट बिकम्स अ मॉलिक्यूल एंड द रिएक्शन स्टॉप्स। आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो अपने को पर ये दोनों के बारे में अभी नहीं लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, फिर से रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। आप तो कर रहे थे मीथेन का क्लोरिनेशन, आप मीथेन का क्लोरिनेशन कर रहे थे ना, तो योर प्रोडक्ट शुड बी वन ऑफ दीज। क्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है, क्लोरीन ऐड हो गया, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए थे। तो इसमें इथेन बनना आप कैसे जस्टिफाई करोगे, हाउ यू विल जस्टिफाई द फॉर्मेशन ऑफ इथेन इन द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और जिनके पास नहीं है वो क्वेश्चन सुनेंगे अच्छे से। ओजोन लिसिस का एक हमने रिएक्शन पढ़ा था, ओजोन लिसिस। आज आप ले रहे थे क्या आज, हाँ, हाँ। क्या बोला मैं, ओजोन लिसिस जल्दी निकालो, कॉपी में निकालो जल्दी से। इसको अपन बहुत अच्छे से पढ़े थे। ये वो घर बनाते हैं, ओजोनाइड वाला घर बनाते हैं, फिर अनस्टेबल होने के कारण क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। तो दोनों एल्डिहाइड भी बनाना देखे थे कि कब 2 एल्डिहाइड बनेंगे, कब दोनों कीटोन बनेंगे, कब एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर बनेगा, याद है। जल्दी देखो, पहले कॉपी में निकालना जरूरी है। आपको अगर अपना लिखा हुआ ही याद नहीं है, या देख नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या मतलब कॉपी बनाने का। मिला, कहां मिलेगा ये आपको, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो भी ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन के अंदर मिला ओजोन, ओजोन लिसिस। तो ध्यान ध्यान से देखना वो रिएक्शन क्या था, पहले रिएक्शन समझा रहा हूं, फिर अपन इस क्वेश्चन में आते हैं। कि जब भी हमारा कोई एल्कीन है, लेट्स से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
क्या है एल्कीन का नाम? प्रोपीन है ये, प्रोपीन। अगर आपने इसमें ओजोनलिसिस किया तो 2 स्टेप में होता है। पहले बनता है ओजोनॉइड। ओजोनॉइड कैसे बनाए थे अपन? CH यहां पे बना दिए थे घर, ऐसा कुछ जो है वो वैसे ही रहेगा ना, बस ये डबल बॉन्ड हट गई है और उसकी जगह एक ओ ऊपर और 2 ओ नीचे आ गए हैं, एक बेस और एक टॉप घर का। अब यहां से अपन एक बार तोड़ेंगे और यहां से तोड़ेंगे, दोनों ही एल्डिहाइड बनेंगे। क्या बनेंगे? CHO दिख रहा है आपको दोनों जगह? दोनों क्या बनने वाले हैं? एल्डिहाइड। एक बनेगा इथेनल, एक बनेगा मिथेनल, इथेनल मिथेनल। है क्लियर? इसको अपन ट्रिक से मैंने क्या बताया था कि आप जहां पे डबल बॉन्ड लगी थी वहां तोड़ दो, डबल बॉन्ड क्या करो? तोड़ दो और दोनों को एक एक ओ दे दो। एक ओ तो आपका जिंक के साथ जाता है, जेनेरो, याद है? क्वेश्चन क्लियर है? मतलब ये रिएक्शन याद आ गया सबको? चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है वो मुझे अच्छे से सुनेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? राइट IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स obtained by the ozonolysis of the following compound। 4 एल्कीन दिए हुए हैं, इन सबका ओजोनलिसिस करवाना है और प्रोडक्ट का IUPAC नेम बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? एल्कीन एल्कीन का ही तो कराओगे, ओजोनलिसिस तो एल्कीन का ही होगा ना, उसके कारण प्रोडक्ट क्या बनेगा उनका IUPAC नेम चाहिए। एम आई क्लियर? तो एक बता रहा हूं, फिर एक आप लोग ट्राई करना, फिर एक बताऊंगा, फिर एक आप लोग ट्राई करना। 4 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है? तो पहला है, देखो, फर्स्ट है पेंट टू इन, इजी वाला ये। कैसे इजी वाला है? पेंट टू इन बनाना आसान है। 5 कार्बन बना देंगे और 2 बोल रहे हैं ना, तो या तो यहां लगा दो या तो यहां लगा दो, दोनों सही है, दोनों सही है। उधर से काउंटिंग करोगे तो ये 2 आएगा, इधर से काउंटिंग करोगे तो ये 2 है। पर दोनों में से एक ही लगाना भैया ना, दोनों मत लगाना कि सर तो बोले थे दोनों सही है। दोनों में सही है मतलब दोनों में से कोई एक सही है, ये समझ में गया? अब यहां से तोड़ूंगा मैं, देखो स्ट्रेट वाले हमेशा एल्डिहाइड बनेंगे, सुन रहे हैं क्या? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल्स में होता है। कहां होता है? और कीटोनिक ग्रुप हमेशा कहीं ना कहीं बीच में होता है, उसके आजू बाजू दोनों तरफ कार्बन होंगे, याद रखना, ऐसे पहचानेंगे। वरना आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो ओ लगा दिए तो डबल बॉन्ड ओ तो कीटोन होता है, कीटोन कभी बीच में होता है हमेशा, कभी भी कॉर्नर में नहीं होता। एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर में होता है, क्योंकि एल्डिहाइड के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनी हुई होती है, इसके पास एक ही हाथ है, तो ये ऐसी कनेक्ट हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता ये कनेक्ट। समझ रहे हैं क्या? तो कॉर्नर में लग रहा है मतलब वो एल्डिहाइड ही है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है? इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। एक ओ इधर एक ओ उधर, ये बनेगा 2 कार्बन का एल्डिहाइड, ये बनेगा 3 कार्बन का एल्डिहाइड। तो IUPAC नेम्स आर इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो सेकंड बनाओ आप लोग। सेकंड है, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, एक्सरसाइज चल रहा है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा चलो आप लोग बनाओ एक बार। सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का नाम लिख करके, नाम देख करके वो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तभी तो कर पाओगे ओजोनलिसिस, वरना कैसे कर पाओगे ओजोनलिसिस? ठीक है, हाँ, तो ये है आपका 3,4 डाइमिथिल हेप्ट 3 इन, 3,4 डाइमिथिल हेप्ट 3 इन। पहले इसका स्ट्रक्चर बना दोगे तो तभी आगे बढ़ पाएंगे ना, वरना नहीं बढ़ पाएंगे आगे। IUPAC नेम चाहिए मुझे प्रोडक्ट का, पर उसके पहले ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हेप्ट 3 इन बनाओ। सबसे पहले क्या होता है, हमेशा अपन ना इधर से चालू करना चाहिए, लास्ट नाम से। तो हेप्ट वाले 7 कार्बन तो बनाओ, सीधा बना दिए, और थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। कहीं से भी थर्ड और फोर्थ, राइट से भी थर्ड और फोर्थ ले सकते हो और लेफ्ट से भी थर्ड और फोर्थ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया 7 कार्बन और 1 2 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, ये बन गया हेप्ट 3 इन। इतना याद है? किसी को कोई डाउट? इतना तो आना चाहिए भाई, है ना? अब 3 और 4 पे दोनों में मिथिल लगाना है, तो ये रहा 3, ये रहा 4, CH3 CH3। अब देखो अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो दोनों को ओ दोगे, तो ओ अब बीच में आ रहा है कहीं पर, तो ये क्या बने दोनों? कीटोन। ये एल्डिहाइड नहीं बना है। हाँ देखो ना, ये कोई टर्मिनल कार्बन थोड़ी ना है, 3 और ये चौथा CH3 है ये वाला, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये क्या है आपका? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। और ये क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ओन। ब्यूटेन में 2 ओन लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ब्यूटेन कोई और ओन हो भी नहीं सकता,
ब्यूटेन 2 ओन ही होगा, पर पेंटेन तो 3 ओन भी हो सकता है ना, इसलिए पेंटेन 2 ओन जरूर लिख देना, ये बनेगा इससे, समझ रहे हैं क्या? तो ये आपका बन गया पेंटेन 2 ओन एंड ब्यूटेन ऑन। ब्यूटेन 2 ओन लिख दोगे तो गलत नहीं है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्यूटेन 2 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ब्यूटेन 1 ऑन तो बनेगा ही नहीं किसी भी हालत में, और 3 ऑन भी नहीं बन सकता इसमें, ठीक है? तो ब्यूटेन ऑन एंड पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। चलिए एक और लिखो, चलो, हाँ बोलो नाम। 2 इथिल ब्यूट 1 इन, 2 इथिल ब्यूट 1 इन, पहले स्ट्रक्चर बनाओ इसका। 2 इथिल ब्यूट 1 इन, बनाइए स्ट्रक्चर पहले, पहले तो ब्यूट 1 इन बनाओ, सबसे सिंपल, ब्यूट 1 इन तो बहुत जल्दी बन जाएगा, बनाओ ना। जब तक स्ट्रक्चर नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ देखो ना, यहां लगाओगे 2 इथिल, अब देखो यहां से काटोगे, ये बन गया ना कीटोन, उधर का एल्डिहाइड बनेगा, वो भी एक कार्बन का, यानी कि मिथेनॉल, मिथेनॉल एंड पेंटेन, अब बनेगा देखो पेंटेन 3 ओन, यहाँ आ रहा है ना पेंटेन 3 ओन, बीच वाले कार्बन पे लग रहा है डबल बॉन्ड हो, किसी को डाउट है तो पूछना भैया ना। एक बनेगा ये वाला कंपाउंड प्लस लास्ट वाले में HCHO, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है? चौथा, चाहिए चौथा ही था, नहीं तीसरा था, हाँ देखो चौथा, 1 फिनिल ब्यूट 1 इन, 1 फिनिल ब्यूट 1 इन, 1 फिनिल, फिनिल मतलब क्या होता है, C6H5 बेंजीन रिंग, 1 फिनिल ब्यूट 1 इन, ये रहा ब्यूट 1 इन, और ये रहा फिनिल, देखो ये रहा, अब बनेगा दोनों एल्डिहाइड, यहां से काटोगे CH3 CH2 CHO, ये वाला, और ये बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड्स, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, प्रोपेनल, और ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है? इसका उल्टा क्वेश्चन भी है, जिसमें आपको एल्डिहाइड कीटोन के नाम दिए हैं, एल्कीन बताना है कौन सा होगा, ठीक है? तो ये आपका जस्ट अगला ही क्वेश्चन है, हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एल्कीन ए नाम का एल्कीन है, ए नाम का एल्कीन है, जिसका ओजोलिसिस करने पर प्रोडक्ट मिले इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ओन, क्या क्या मिला, इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ओन, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ए, जल्दी करो, क्या क्या बन रहा है, इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ओन, ये एल्डिहाइड ये कीटोन, आई वॉन्ट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, ट्राई करो 2 मिनट 3 मिनट, दो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? एल्कीन का ओजोलिसिस करते वक्त डबल बॉन्ड काट के वो जोड़ते हो ना, अब वो हटा के डबल बॉन्ड जोड़ दे, तुम्हें क्या काम करना है, पहले काट के जोड़ रहे थे, अब हटा के, सॉरी, काट के वो जोड़े थे ना, अब ओ को हटा के बॉन्ड जोड़ना, काम
CH3CHO, ठीक है। अगर अपन को बॉन्ड दिखाना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, CH3CHO। और ये पेंटेन 3 कैसे बनाओगे, देखो 1 2 3 4 5, समझे क्या? बनाया वही तो स्ट्रक्चर, बट बनाया जानबूझ के ऐसे हूं क्योंकि मुझे ये दोनों ओ को क्या करना है, हटाना है। अरे जोड़ना नहीं है, ओ को कैसे जोड़ोगे कुछ भी, दोनों ओ को हटाना है और बॉन्ड जोड़ना है। ये आपका स्ट्रक्चर। अब इसका नाम 1 2 3, 3 इथिल पेंट 2 इन, 3 इथिल पेंट 2 इन, 3 इथिल पेंट 2 इन, ये ए का नाम है। एक और उसी के जस्ट अगला है 6th क्वेश्चन। एन एल्कीन ए, अगेन एल्कीन का नाम ए दिया है और ऐसा बताया कि उसके पास कंटेन्स 3 सिग्मा, सीसी सिग्मा बॉन्ड 3 है उसके पास, सी बॉन्ड एच 8 है टोटल, और एक सी बॉन्ड सी पाई बॉन्ड है एक। इसका जब ओजोलिसिस किए तो दोनों एल्डिहाइड मिले, दोनों क्या मिले, एल्डिहाइड मिले, जिनका मास था 44 AMU। 44 AMU वाले कौन से एल्डिहाइड हो सकते हैं, सोचो एक बार। जैसे आप मिथेनल, मिथेनल क्या होता है, HCH होता है मिथेनल, अरे हाँ है ना, HCH होता है ना मिथेनल। इसका मास क्या है, 12, 13, 14, 14 और 16, 30। यानी ये किसकी बात कर रहा है पता है आपको, अगले वाले की, यानी इथेनॉल। 44 किसका मास होगा, अरे 14 का तो डिफरेंस होता है एक अगले मेंबर के बीच में। अगर ये पहला मेंबर है एल्डिहाइड फैमिली का तो दूसरा मेंबर यही तो होगा, CH2 ऐड किए हो तो 14 ऐड भी होगा ना मास में, तो इसका मास कितना हो जाएगा, यानी कि ये हमारा इथेनॉल है। प्रोडक्ट क्या है हमारा, इथेनॉल। इन दोनों को जोड़ दो इथेनॉल को लेकर के, तो ये रहा हमारा इथेनॉल। देखो CH3CHO, इधर से भी ऐसी बनाओ, CH3CHO, वो हटा दूंगा और डबल बॉन्ड ला के जोड़ दूंगा। समझे क्या, क्या है ये, ब्यूट ट्विन, क्या है ये। देखो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पहले देख लो। कार्बन कार्बन कितनी सिग्मा बॉन्ड है, एक, एक, दो, तीन, करेक्ट। CH बॉन्ड कितने हैं, 8 है, 3 इधर, 4, 5, 6, 7, 8, और पाई एक ही। समझे क्या, ठीक है। ये आपका 6th क्वेश्चन है, ये भी ओजोन लिसिस पर है। 7th क्वेश्चन भी ओजोन लिसिस पर है, क्वेश्चन सुन लो बस एक बार। क्या है, प्रोपेनल एंड पेंटेन 3 ओन, प्रोपेनल एल्डिहाइड हो गया, पेंटेन 3 ओन कीटोन हो गया। ये ओजोन लिसिस किसके हैं, किस एल्कीन के ये ओजोन लिसिस प्रोडक्ट है। फिर से दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, ओ वाले पॉइंट से जोड़ दो दोनों को। सुन लिए क्या, स्ट्रक्चर फिर से बनाओ दोनों प्रोडक्ट का और ओ वाले पॉइंट से जोड़ दो दोनों को, वो हमारा प्रोपेनल एंड पेंटेन 3 ओन। प्रोपेनल हो गया ये आपका CH3 CH2 CHO, ये हो गया प्रोपेनल। एंड पेंटेन 3 ओन, तो पेंटेन 3 ओन ऐसे बनाते हैं पीछे से, 1 2 3 4 5 है ये पेंटेन 3 ओन। बस ये ओ वाले को हटाओ, दोनों ओ को हटाओ, और क्या लगा दोगे वहां पे, डबल बॉन्ड कंप्लीट कर दो पूरी। चलिए बताइए नाम, 1 2 3, 1 2 3, कहां से चालू करना सही पड़ेगा, देखिए दोनों से देखो डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे आ रही है, बट इधर से आओगे तो ब्रांच को भी कम नंबर मिलेगा, तो राइट साइड ज्यादा बेटर है। अरे हाँ है ना, देखो इधर से भी देखो आपको थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड दिखेगी, इधर से भी थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड दिखेगी, पर ब्रांच भी थर्ड पे दिखेगा इधर से, यहां से आओगे तो ब्रांच फोर्थ नंबर पे हो जाएगा। तो बेटर है राइट साइड से चालू करो, तो क्या हो जाएगा, 3 इथिल हेक्स 3 इन, 3 इथिल हेक्स 3 इन। समझ आएगा।
12th क्वेश्चन देखना, 12th क्वेश्चन वो नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 मिला? जिनके पास नहीं है बुक यहाँ ध्यान देंगे। बोला है कि 3 कंपाउंड है, तीनों के तीनों नॉन एरोमेटिक है, इसका रीजन दे रहा है। तो देखो, एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है, एक ये, दूसरा है ये, और तीसरा है ये। तो पहले रिजेक्ट कर देंगे। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। अपने पास कितने कितने होने चाहिए? 2, 6, 10, 14, 18। अरे तीनों ही नहीं है भाई। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या बोला मैंने कि तीनों के तीनों नॉट एरोमेटिक, आपको बस रीजन बताना है। हाँ, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये रीजन है। sp3 जहां आया मतलब वो प्लेनार नहीं रहा, समझ रहे हैं क्या? sp3 जहां आया वो, जब यहां देखो सब sp2 है, सारे कार्बन sp2 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 नहीं। समझ रहे क्या? तो तीनों ही नॉन एरोमेटिक दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ठीक है, बस आपको रीजन बताना है। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो दोनों ही नॉन प्लेनार है। यहां भले सारे sp2 है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट मैच दिस कंडीशन, 4n+2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा आएगा, मजा आएगा। चलो बनाते हैं। नहीं, आज ये चैप्टर खत्म करते हैं। 25 क्वेश्चन तक है, अपन 13 तक तो पहुंच गए, है ना? 15 मिनट और, चलो 15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ ना भाई, कैसे कर रहे हो? चलो चलो जल्दी जल्दी। 13, जिनको जाना है जा सकते हैं, दरवाजा खुला है। हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू, पहला क्वेश्चन, हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू, बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई एग्जाम में 100% आएगा। इसमें वो आपका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस सब काम आने वाला है। देखो क्या बोल रहे हैं अपन को, बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। देखो ध्यान से सुनना, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये क्या है एक्चुअली। बेंजीन में, ये अगर आपका बेंजीन है और ब्रोमोबेंजीन है, तो ब्रोमोबेंजीन ये हो गया, क्या बोलोगे? ब्रोमोबेंजीन वही है, और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, ये बनाना है। और आपके पास स्टार्टिंग रिएक्टेंट ये है। डेफिनेटली नो डाउट ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन, सॉरी ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन करना पड़ेगा। 5 रिएक्शन पड़े ना, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन। उन 5 में 2 काम आने वाले हैं यहाँ पे। पहला है हेलोजिनेशन, जिससे ब्रोमीन आ जाएगा, और फिर नाइट्रेशन, उससे नाइट्रो आ जाएगा। पर पहले किसको डालोगे कि दूसरा वहीं पर आए जहां हम चाह रहे हैं? सोचो अगर आप पहले नाइट्रेशन किए होते, समझना ध्यान से, इसका क्या किए होते, पहले क्या किए होते? नाइट्रेशन, तो नाइट्रो बन जाता ये, एग्री? यहां तक ठीक है। अब फिर इसका कराते ब्रोमिनेशन, तो नाइट्रो किस टाइप का ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिव। तो ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन को यहां थोड़ा लगाता, ब्रोमीन को यहां लगाता, तो जो बनाना चाह रहे वो बना क्या? यानी कि हमने सीक्वेंस गलत चूज किया। एग्जैक्टली, पहले क्या करवाएंगे? हेलोजिनेशन, ब्रोमीन ऐड करवाएंगे, फिर ब्रोमीन तो ऑर्थो पैरा है, तो भेजेगा ना पैरा पे नाइट्रो को, समझे क्या? तो यहाँ पे हमें प्रोसेस क्लियर है कि हमें ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन करना है। सीक्वेंस समझना पड़ेगा कि पहले क्या दूसरा क्या, क्योंकि नाइट्रेशन पहले करके ब्रोमिनेशन करोगे तो जो प्रोडक्ट चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर? जो चाह रहे हैं वो नहीं मिले, वो हमें, वो एक्चुअली हमें क्या मिलेगा पता है? मेटा नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, मेटा नाइट्रो। अगर यहां लगा देना ब्रोमीन, ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन के लिए मेटा है, ये ब्रोमीन के लिए मेटा है ना, ये देखो ब्रोमीन के हिसाब से ये दोनों ऑर्थो है ना, फिर ये आपका पैरा और ये मेटा है, तो वो तो मेटा नाइट्रो हो जाएगा, पर अपन को तो पैरा नाइट्रो चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप होगा इसका, फर्स्ट स्टेप विल बी ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के बाद आपको क्या मिलने वाला है? ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन। अब इस ब्रोमोबेंजीन का अपन सेकंड स्टेप में क्या कराएंगे? नाइट्रेशन। तो एक ऑर्थो वाला भी मिलेगा, पर वो तो माइनर होता है, कम क्वांटिटी में होता है। मेजर क्या होता है? पैरा वाला। तो हमको फिर नाइट्रेशन के बाद मिल जाएगा जो हम चाह रहे हैं।
ठीक है, तो लिखो इसमें एक का मैं स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, फिर आप लोग बाकी ट्राई करना। अभी देखिए नीचे, द टू सब्स्टिट्यूएंट्स इन द बेंजीन रिंग आर, द टू सब्स्टिट्यूएंट्स, इतना लाइन लिखना फिर रिएक्शन लिखना है ना। द टू सब्स्टिट्यूएंट्स इन द बेंजीन रिंग आर, द टू सब्स्टिट्यूएंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर लिखना वरना पता ही नहीं चलेगा किस चीज का आंसर लिखे हैं। द टू सब्स्टिट्यूएंट्स इन द बेंजीन रिंग आर present at para positions, present at para positions. The two substituents in the benzene ring are present at para positions, full stop. Therefore the sequence of reactions should be such that, therefore the sequence of the reactions should be such that sequence of the reactions, तो क्या कर रहा है आर्यन, फोन अभी तुरंत जब्त करूंगा मैं, पापा को बुलाऊंगा, मैं बता रहा हूं, किसी का भी कुछ भी आए फोन रख दे अभी। Therefore, the sequence of reactions should be such that, therefore, the sequence of reactions should be such that first an orthopara directing group, first an orthopara, पूरा ortho लिखने की जरूरत नहीं है, O, P लिखेंगे, सुन रहे हैं क्या? O, P directing groups, directing group लिखना, directing group, that is Br, bromine, that is Br atom should be introduced, that is Br atom should be introduced, Br atom should be introduced in the benzene ring, in the benzene ring, Br atom should be introduced in the benzene ring, and this should be followed by nitration, and this should be followed by nitration, and this should be followed by nitration. अब रिएक्शन लिखेंगे, ले लो आप बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, पहले कराएंगे ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन से आपको पहले मिल गया ब्रोमोबेंजीन, मिला ब्रोमोबेंजीन, है ना। अब अगला आप कराएंगे नाइट्रेशन, जिसके लिए अपन क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपका हो जाएगा नाइट्रेशन। और इसमें दो जगह लगेगा, है ना, एक ऑर्थो पे लगेगा नाइट्रो और एक पैरा पे लगेगा। पर हमें पता है पैरा वाला क्या होता है, मेजर, बनेगा तो ये भी माइनर क्वांटिटी में भले, तो इन दोनों को अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। दो कंपाउंड को अलग करने के लिए, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए क्या करते हैं अपन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम अलग कर सकते हैं। किसको क्या चाहिए था अपने को, पैरा वाला, ठीक है। चलिए सेकेंड आप लोग ट्राई करो, सेम बेंजीन को ही कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, हाँ पहले नाइट्रेशन फॉलोड बाय हैलोजिनेशन, करो जल्दी से। बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजीन टू, सेकेंड क्वेश्चन उसी का, बेंजीन, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो पहले बेंजीन का नाइट्रेशन करवाना, फिर जो भी आएगा उसका क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन में क्या लेते हैं अपन, क्लोरीन लेंगे बट साथ में एनहाइड्रस AlCl3 भी लेंगे, वही हैलोजन कैरियर है। रिएक्शन की कंडीशन नहीं भूलेंगे ना, जैसे अपन यहाँ पे सब लिखे ना कंडीशन, सुन रहे हैं क्या, वैसे यहाँ भी, यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख लेना ना Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये लिखना मत भूलना। चलिए इसको कन्वर्ट करिए जल्दी से, एनहाइड्रस AlCl3।
हो गया, बना लिए ना, ऐसे ही बनाना पूरा जैसा भी अपन इसमें बनाया ना। और आप बस ये कि पहला स्टेप क्या करोगे, नाइट्रेशन। तो पहले आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, फिर उसका कराओगे क्लोरीनेशन, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। तो आपको मिल जाएगा क्या, फाइनल प्रोडक्ट ये बनाए हो ना। दिस शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट। और यहाँ तो एक ही बनेगा, यहाँ तो मिक्सचर भी नहीं की सेपरेट करना है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या लिखा है, पैरा नाइट्रोटोलुइन, बेंजीन को पैरा नाइट्रोटोलुइन में कन्वर्ट करना है। यानी कि देखो ये बनाना क्या है, देखो यही नहीं समझ में आएगा तो अपन कुछ बना नहीं पाएंगे। पहले टोलुइन बनाओ, ये होता है टोलुइन, और इसका पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, पैरा मतलब क्या हुआ, ऑर्थो मेटा पैरा पे NO2। बताओ आप क्या करोगे पहले, यानी दो चीजें करानी है तो श्योर है, अल्किल ग्रुप लगाने के लिए फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराओगे, और नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए नाइट्रेशन कराएंगे। पांचों में से कोई दो होने वाला है हर बार। एग्जैक्टली पहले अल्काइलेशन कराने से क्या होगा, क्योंकि ये आपका ऑर्थो पैरा ग्रुप है और ये आपका मेटा ग्रुप है। अगर इसको पहले करवा दिए तो मिथिल पैरा पे नहीं जा पाएगा, मेटा पे जाएगा। पर अगर पहले मिथिल लगाए तो नाइट्रो पैरा पे ही जाएगा, ऑर्थो में भी जाएगा, पर अगेन वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, बनाओ जल्दी से। पहला स्टेप होगा इसका फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सेकेंड स्टेप होगा नाइट्रेशन। ठीक है, स्टेप 1 विल बी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कैसे करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये ले लेना CH3Cl अल्किल हैलाइड, और किसके प्रेजेंस में, AB एनहाइड्रस AlC लुइस एसिड के प्रेजेंस में, तब जाके बनेगा आपका टोलुइन। पहले टोलुइन बनाओगे, हाँ वो बाई प्रोडक्ट जरूरत नहीं है अभी। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम करेंगे क्या, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ व्हाट, टोलुइन। पहला स्टेप में फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करके टोलुइन बनाएंगे, और दूसरे स्टेप में टोलुइन का ही नाइट्रेशन करके क्या हुआ, निखिल समझ में नहीं आ रहा क्या, तो ऑर्थोपैरा जाएगा मतलब। मैं समझा नहीं क्वेश्चन क्या बोला। पहले अगर नाइट्रेशन कराते, ठीक है, चला गया, हाँ हाँ, नहीं देखो जहां दो बनेंगे ना ऑर्थो पैरा, और हमको चाहिए अगर सिर्फ ऑर्थो या चाहिए सिर्फ पैरा वाला, तो हम ये करेंगे आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग करने के लिए। जब आपके देखो अभी वाले इसके पहले रिएक्शन में जो मेटा वाला बनाए थे, इसमें आपने पहले क्या किया था, नाइट्रेशन, और उसके बाद क्लोरिनेशन। वहां तो कोई दो प्रोडक्ट बने ही नहीं ना, तो जिनको अलग करना है वही बना जो चाहिए था। बट अभी आपके इस वाले स्टेप में दो बन गए थे, कौन कौन सा, ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। हमको चाहिए क्या, पैरा वाला, तो हमें ये करना पड़ा, समझे। तो हमें इसकी जरूरत बस तभी पड़ेगी जब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं मिक्स फॉर्म में, पर हमें चाहिए सिर्फ एक, तो सेपरेट करोगे। हाँ हाँ, पर ऑर्थो पैरा में भी अपन को बोला तो सिर्फ पैरा वाला था ना, तो इसका अलग करना पड़ेगा सब, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके। इस वाले में मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन तो हमारा सीधा ही आ गया ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं था उसमें। यहाँ देखो फिर से पैरा मंगा है, पैरा के साथ तो ऑर्थो फ्री आता ही है, तो आपको अलग तो करना ही पड़ेगा ऑर्थो को। सेपरेट करने के लिए अगर दो बन रहे हैं तो अपन को सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, ये क्लियर है? इसको ऐसा नहीं लिखना ना, प्रॉपर रिएक्शन लिखोगे। शुरुआत करेंगे अपन शुरुआत करेंगे हम बेंजीन के ये क्रिटलक्राफ्ट अल्काइलेशन से। CH3Cl ले लिया मैंने, एनहाइड्रस AlCl3, तो बन गया टोलुइन। ठीक है, अब टोलुइन में CH3 ग्रुप एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अगर आप इसका नाइट्रेशन करवाओगे, नाइट्रेशन ही करना है ना, HNO3 प्लस H2SO4, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलने वाला है। एक बार टोलुइन के रेस्पेक्ट में नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा, और एक बार टोलुइन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो ग्रुप पैरा पे जाएगा। हमारा मेजर हालांकि यही होता है, बट मिक्स फॉर्म में है, दोनों रहेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के हम अपना नाइट्रो पैरा वाले को अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ वाला तो इजी, एक स्टेप में बन जाएगा। देखो, सिर्फ एसिलेशन, एसिडोफिनॉन बनाना। तो एसिडोफिनॉन क्या होता है? एसिटोफिनॉन ये होता है, देखो, COCH3, दिस इज एसिटोफिनॉन। तो सीधा एसिलेशन कराना, CH3CO तो लगाना है बस। क्रिटलक्राफ्ट एसिलेशन में एक स्टेप में होगा ये रिएक्शन, दो चीज करने की जरूरत ही नहीं है। समझे क्या? एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 या खुद कर लेना फिर। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी देखो। क्वेश्चन नंबर 20 ना कन्वर्जन है। हाउ यू विल कन्वर्ट फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन। सबसे बेंजीन बनाना है। पहला तो बहुत सिंपल है, इथाइन का रेड हॉट, हाँ, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा, एंड यू विल गेट बेंजीन। देखो इसका रिएक्शन कैसे लिखा था हमने, CH, देखो लगाने का तरीका भी अच्छा था, आपको याद रहेगा। ये CH एक हुआ, एक इथाइन हुआ, ये दूसरा इथाइन, और ये तीसरा इथाइन। देखो लगाएंगे कैसे, ध्यान ध्यान दो कैसे लगाना। आपने अगर एक ऐसे लिख दिया ना, एक ऐसे लिखे ना, दूसरा इसके जस्ट सामने से चालू करेंगे, है ना। और ऐसा ही क्यों आया, क्योंकि जो इसका दूसरा कार्बन है वो इसके सामने आना चाहिए। तूने क्या, एक पहले ऐसे स्लैंड बनाए, एक ऐसा स्लैंट लिखे, फिर इसके सामने दूसरे वाले को चालू करना, और इसका एंडिंग इसके वाले सामने में होना चाहिए, और इन दोनों इसके सामने होना चाहिए। इट शुड बी हेक्सागन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच, छह, ऐसा होना चाहिए, ताकि ये जब अपन पॉलीमराइजेशन दिखाए साइक्लिक वाला, तो एक इधर आएगा, एक इधर जाएगा, और एक इधर जाएगा। और ये सब चीजें हो किसके प्रेजेंस में रही है? रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, यू विल गेट बेंजीन। ये तो बेंजीन का प्रिपरेशन ही था, ये बेंजीन का क्या था? प्रिपरेशन। ठीक है, मेरे फोन, चलो दूसरा देखो, इथीन से बेंजीन बनाना है। देखा, पहला क्या क्वेश्चन था, हाउ यू विल कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेंजीन। पहला इथाइन हो गया, इथाइन तो एक स्टेप में बन गया। इथीन से कैसे बनाओगे बेंजीन, ऐसा तो कुछ मेथड हमने पढ़ा नहीं है। तो इथीन से पहले सोचो इथाइन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इथाइन से बेंजीन बनाना आता है हाइड्रोजनेशन करके। अरे ऐड थोड़ी ना करना है अपन को, डिहाइड्रोजनेशन करके। पर कैसे करोगे, मतलब कोई मेथड ऐसा पढ़ा है क्या आपने कि जिससे इथाइन का डिहाइड्रोजनेशन करके इथीन से इथाइन बन जाए? डायरेक्ट मेथड तो कुछ नहीं पढ़े अपन। प्रोसेस आप सही बोल रहे हो कि इथीन में अगर दो एच हटा दे तो इथाइन बन जाएगा, बट क्या ऐसा कोई रिएक्शन है जो एक स्टेप में ऐसा कर रहा है? मुझे तो नहीं याद है ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने। आपने इथाइन से इथीन बनाना सीखा है, हाइड्रोजनेशन, निकल प्लैटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में। पर इथीन से इथाइन एक स्टेप में नहीं बन सकता, इथीन से इथाइन एक स्टेप में नहीं बनेगा। तो चलो इसमें मल्टीपल स्टेप्स आएंगे, चालू करें। चलो लिखो पहले, चलिए पहले इथीन ले लेना, इथीन, इथीन ये वाला हो गया ना, फर्स्ट वाला। इथीन से शुरुआत करेंगे, बातें नहीं, बातें करो 15 मिनट और खींच लूंगा फिर। हाँ,
इथीन से शुरुआत करेंगे। पहले काम करना है इसका एडिशन ऑफ ब्रोमीन CCl4 के प्रेजेंस में। ऐड कराओ, एडिशन रिएक्शन तो शो करेगा ना, दोनों जगह एक ब्रोमीन आ जाएगा। मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव कुछ जरूरत नहीं है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है और जो मॉलिक्यूल लग रहा है वो भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दोनों बीआर है। तो एक एक जन बांट लेंगे बीआर। किस टाइप का बनेगा ये बताओ, कुछ नाम दिए थे अपन इसको जब बीआर आजू बाजू होता है तो। विसिनल, विसिनल मतलब विसिनिटी। विसिनिटी एक इंग्लिश वर्ड है, डिक्शनरी में आप इसका मीनिंग देखोगे तो नेबर्स आएगा, आजू बाजू में। हुआ? अब हाँ, बोल बोल। हाँ, बीआर दोनों में, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्कोहलिक KOH। और फिर सेकेंड स्टेप में जो वो डबल बॉन्ड बनेगा तो उसके लिए अपन ने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिया था यील्ड बढ़ाने के लिए। आप दोनों स्टेप में KOH ले सकते हो अल्कोहलिक, बट उससे यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी, अपन लिखे भी है। ठीक है, देखो तो इथाइन का प्रिपरेशन में जाओ जल्दी से। इथाइन का प्रिपरेशन, इथाइन का प्रिपरेशन यूजिंग विसिनल डाइब्रोमाइड, जल्दी जाओ। इथाइन का प्रिपरेशन कितने लोगों को मिला? इथाइन का प्रिपरेशन पहला तो कैल्शियम कार्बाइड वाला था, लैबोरेटरी प्रिपरेशन, दूसरा ही था शायद, है ना? उसमें लिखे थे ऐसा कि अच्छा यील्ड के लिए अपन दोनों स्टेप में अल्कोहलिक KOH यूज नहीं करेंगे, सेकेंड स्टेप में अपन लिक्विड अमोनिया यूज कर लेंगे, ऐसा लिखे थे। अरे हाँ है ना? तो पहले स्टेप में अपने ले लेंगे अल्कोहलिक KOH, उससे एक बीआर और एक H हटाना, तो क्या बनेगा देखो, CH BR, यहां से अभी H हटाया हमने, डबल बॉन्ड आ गई बीच में, यहां पे बचा है H। अगला स्टेप में हम लेंगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, काम वही होगा अभी भी, यहां भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है और यहां पे भी वही होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बन जाएगा आपको, क्या मिलेगा? इथाइन। अब तो पता है अपन को ये वाला मेथड से, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, आपको मिल जाएगा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बेंजीन। तो पिछले बार में इथाइन से सीधा बेंजीन बनाना था तो एक स्टेप में बन गया, बट अभी कितने स्टेप लगे? 1 2 3 4, 4 स्टेप में पहुंचे अपन वहां पर। ठीक है, हुआ? लास्ट प्रॉपर्टी देखो, ये लास्ट क्वेश्चन, हेक्सेन से चाहिए बेंजीन। हेक्सेन के पास 6 कार्बन तो है पहले से ना, बट वो साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन नहीं, एरोमेटाइजेशन करके रिएक्शन पड़े एल्केन में। जल्दी जाओ पीछे, एल्केन में एक हमने एरोमेटाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है, जल्दी जाओ, जिसमें 6 या 6 से ज्यादा कार्बन, ऐसा करके लिखा भी हमने कि 6 या 6 से ज्यादा कार्बन लोगे तो आपको मिलेगा। पार कर दिया आप, ये तो प्रिपरेशन में आ गए। बढ़ाओगे और बढ़ाओ, बस एक सेकेंड एक सेकेंड और बढ़ाओ, ये तो प्रिपरेशन ही है। 1 मिनट 1 मिनट, प्रिपरेशन गायब है, आप बीच में अटेंड नहीं किए हो, प्रॉपर्टी गायब है आपके कॉपी में, एल्केन की प्रॉपर्टी भाई। उसका आप ही कॉपी कहाँ है? ये तो इतनी भरी हुई है। मिला? तो एरोमेटाइजेशन में पहले बनता है इसका साइक्लोहेक्सेन, जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो बन जाएगा बेंजीन। इसका फर्स्ट स्टेप, इसमें बहुत सारे रिएजेंट का नाम लिखे थे। फिर यहां से मिलेगा साइक्लोहेक्सेन, क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन, जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव करोगे 6 में से एक एक हाइड्रोजन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है? CH2 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 CH2, सब में से एक एक हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन हटेंगे और बन जाएगा बेंजीन, डिहाइड्रोजिनेशन। मिला? और यहाँ क्या क्या लिखे थे? यहाँ बहुत सारे नाम लिखे थे, Cr2O3, Al2O3 भी लिखे थे क्या? MO2O3 लिखे थे, MO2O3, हाँ V2O5, और हाँ वही तो पूछा है तो बोले नहीं था। हाँ, ये सब लिखे थे, और टेम्परेचर प्रेशर भी लिखे थे क्या? 773 केल्विन, बस। ठीक है,
तो विद दिस ये चैप्टर खत्म होता है। एक क्लास में ना, अगले क्लास में हम ना इसका एक पूरा मैप बनाएंगे, ठीक है। एक क्लास और लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है क्लास पर। एक ना A3 शीट लेके आऊंगा मैं, है ना, उसमें इसका पूरा रिवीजन चार्ट बना देंगे अपन, यानी कि एक ही पेज में आपको सारे रिएक्शन दिखे जितने भी अपन पढ़े। देखिए टोटल 8 सेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए ना अपन यहाँ पे, चारों का प्रिपरेशन और चारों की प्रॉपर्टीज। तो उसको अपन एक बार समराइज करते हैं, एक क्लास और लेते हैं, ठीक है।